नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 23 जून 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, CPOSI, दिल्ली पुलिस, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज के करंट अफेयर के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के नेशनल अफेयर्स में, यानी राष्ट्रीय मामलों में। पहली खबर है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी इन राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह भारत का 52वां यानी 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, यानी Ramgarh Vishdhari Sanctuary in Rajasthan has got the green signal from NTCA, means National Tiger Conservation Authority, यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से हरी झंडी मिल गई और अब यह भारत का 52वां यानी 52nd टाइगर रिजर्व होगा। और विद द एडिशन ऑफ दिस टाइगर रिजर्व राजस्थान हैज गॉट द 4th टाइगर रिजर्व। ये भी पूछ लेगा कि राजस्थान से कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, तो यह चौथा हुआ। इससे पहले कौन कौन? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। इसके बाद यह चौथा कहलाएगा। तो यह फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। दोस्तों यह रामगढ़ सेंचुरी सर्व एज ए बफर टू रणथंभौर नेशनल पार्क, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, rich in biodiversity and wild animal. Ramgarh Sanctuary is spread over an area of about 252 square kilometer. Many wild animal like Indian wolf, leopard, स्ट्रिप हाइना, स्लोथ बियर, गोल्डन जैकाल, ये सब यहाँ देखे जा सकते। तो यह सीधे सीधे फैक्ट याद रखिएगा कि हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व किस राज्य से बना या उसका नाम क्या है। तो क्या नाम है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। अब बढ़ते हैं दोस्तों, सेकेंड न्यूज है असम से। असम गेट्स वर्ल्ड फर्स्ट GM रबर सैपलिंग, यानी GM का मतलब क्या हुआ? जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब होता है, इसको कहते हैं आनुवांशिक रूप से संशोधित। जैसे बीटी कॉटन का नाम सुना होगा, तो बैसिलस उसे थुरेंसिस कहा जाता है। BT मतलब बी फॉर बैसिलस, T फॉर थुरेंसिस, तो इसे बीटी रबर कहा जाएगा। तो वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग वाज प्लांटेड एट द रबर बोर्ड सरुतारी रिसर्च फार्म ऑन आउटस्कर्ट ऑफ गुवाहाटी इन आसाम ऑन ट्यूसडे। मंगलवार को ही आसाम में यह जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया। तो प्लांटेड एट रबर बोर्ड सरुतारी रिसर्च फार्म नियर गुवाहाटी, द प्लांट वाज डेवलप्ड एट केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है, और विश्व में भारत का चौथा स्थान है। याद रखिएगा, इंडिया इज ए 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इनके बाद जो है भारत का स्थान आता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम एनी GM क्रॉप इज डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली फॉर दिस रीजन, सेड KN राघवन, चेयरमैन है ये, याद रखेंगे इनका भी नाम। द रबर बोर्ड बिगन field trial of GM rubber in Assam a decade after the Kerala government refused to allow it due to its adverse effect on the environment। यानी कह रहे हैं कि इसको अनुमति देने से इनकार करने के एक दशक बाद रबर बोर्ड ने असम में GM रबर का फील्ड ट्रायल शुरू किया है। तो GM रबर इज द सेकेंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप whose field trial have started after BT cotton। यही मैंने कहा था ना, BT कॉटन, और इससे बहुत फायदा हुआ है खासकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु के कपास उत्पादक किसानों को। तो इससे रबड़ के उत्पादन में भी बहुत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी हैड गिवन परमिशन टू स्टार्ट फील्ड ट्रायल ऑफ GM रबर एट थाम्बीकंडम, चेचक्कल,
कोट्टायम। कोट्टायम तो जानते होंगे केरल में है, 2010 में ही अनुमति दी गई थी, लेकिन वहां पर रोक दिया गया था। अब असम में यह ट्रायल शुरू हुआ है, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। MOU साइन बिटवीन इंडिया एंड फिजी। भारत और फिजी के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, वो भी किस पर? कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्रों पर, यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। और फिजी कहां है दोस्तों? पैसिफिक ओशियन में स्थित एक देश है जिसकी कैपिटल सुआ है। दोस्तों वहां पर आधी से ज्यादा आबादी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, और भारतीय मूल में भी 77% हिंदू, मुस्लिम, सिख, यह सब लोग वहां पाए जाते हैं। इसीलिए वहां की जो राजकीय भाषा है फिजियन हिंदी। यहां से अवध प्रांत समझते हैं ना, तो अवध प्रांत से गए हुए लोग हैं, तो वहां पर अवधी भाषा को ही फिजियन हिंदी बोला जाता है। ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन India and Fiji on Tuesday for cooperation in agriculture and allied sector। तो इस तरह से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। एंड फिजी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, वाटरवे एंड एनवायरमेंट डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। देखिए नाम अपने देश का ही दिखा लग रहा है। तो इन दोनों के बीच हस्ताक्षर हुए, और दोस्तों यह एग्रीमेंट 5 ईयर का है। तो अंडर द MOU ए जॉइंट वर्किंग ग्रुप will be set up to formulate procedures and plans and suggest cooperation program to achieve their objectives। यानी इसमें कार्य समूह, संयुक्त कार्यकारी समूह की स्थापना की जाएगी। हर 2 साल पर इसकी बैठक होगी, और इसमें डेयरी उद्योग विकास, चावल उद्योग विकास, रूट क्रॉप विविधीकरण, जल संसाधन प्रबंधन, नारियल उद्योग विकास, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर मशीनरी एंड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर रिसर्च, पशुपालन, कीट एंड रोग, जुताई और मूल्य संवर्धन विपणन, इन सब बातों पर यह दोनों एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे। और थोड़ा सा फिजी के बारे में जान लीजिए। इट इज मेलानेशियन। याद हो तो जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया है, तो इसको ओशिनिया कहा जाता है कि नहीं? तो ओशिनिया का मतलब क्या हुआ? न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देशों के समूह को ओशिनिया कहा जाता है। तो उसमें जो है ओशिनिया में जैसे पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया। तो ये मेलानेशिया मतलब मेलानोडर्म होते हैं, उसमें मेलानिन अधिक होता है, तो यहाँ के रोगों का रंग काला होता है। तो फिजी जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में स्थित एक आइलैंड कंट्री है, यहीं से 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन भी गुजरती है। इट इज लोकेटेड अबाउट 2000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। आप वहां मैप में देखेंगे तो मिलेगा। और इसके पश्चिम में वनुवातु है, टोंगा है, तुवालू है, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं। देयर आर 322 आइलैंड बट 106 आइलैंड आर परमानेंटली इनहेबिटेड। याद रखेंगे। और मेनी लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, फिजियन हिंदी एटसेट्रा आर स्पोकन इट यूज हियर। यानी फिजियन हिंदी यहाँ बोली जाती है। मैंने बताया ही, यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैपिटल यहां पर दे दिया है, इसे ध्यान रखेंगे। ये देख रहे हैं ना 180 डिग्री ये जो है यहीं से गुजर रही है। यहां में जो विटिलियू है और वानुआलियू है, ये दो सबसे ज्यादा यानी 70% आबादी यहीं पर रहती है, यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्त एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। इफ द टेम्परेचर राइजेस बाय 2.6 डिग्रीज द इंडियन इकोनॉमी में सफर ए लॉस ऑफ 27% एनुअली। 2.6 डिग्री सोचिए, तापमान अगर बढ़ता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हो सकता है सालाना 27% का नुकसान। तो इफ एक्शन इज नॉट टेकन नाउ टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज, then by 2050 the Indian economy may suffer as loss of 27% annually। यानी हम जलवायु परिवर्तन के रोकने पर अगर कोई कार्रवाई नहीं किए तो 2050 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 27% का नुकसान झेलना पड़ सकता है, वो भी हर साल। और यह जानकारी ऑक्सफैम द्वारा, ऑक्सफैम एक ग्रुप है, ब्रिटिश ग्रुप है, के विश्लेषण में सामने आया है। तो इट इज एस्टिमेटेड दैट एन इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 2.6 डिग्री सेल्सियस इवेंट लाइक फ्लड, ड्रॉट, हरिकेन्स, हीट वेव्स will become more common।
आप देख रहे हैं ना कि आजकल आप देख रहे हैं यहाँ पर भारत के अरब सागर में भी चक्रवातों की बारंबारता बढ़ रही है। पूर्व की बंगाल की खाड़ी में तो चक्रवात आते ही थे, लेकिन अब तीव्र वेग के चक्रवात आ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? टेम्परेचर अधिक हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आप यहां पर सोचिए कि यह जो चक्रवात चलते हैं तो पश्चिम से पूर्व तो पूर्वी तटों को तो प्रभावित करते थे, लेकिन यह जो है सीधे निकल जाते थे आगे ओमान की खाड़ी, ईरान को प्रभावित करते थे और हमारा अरब सागर का तट बच जाता था। लेकिन हम लोगों ने प्रकृति का इतना दोहन किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ा, औद्योगिकरण बढ़ा, एटॉमिक परीक्षण किए, इन सब वजहों से अब यहां पर लो प्रेशर बहुत ही जबरदस्त होता है। यही कारण है कि ये हवाओं को इधर खींच लेता है और यही कारण है कि तटीय क्षेत्रों पर अरब सागर के खासकर कोंकण तट और यह जो है कह सकते हैं काठियावाड़ तट, इवन पूरा अरब सागर का तटीय क्षेत्र अब ज्यादा प्रभावित होने लगा है। तो इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ध्यान रखेंगे। और यहीं साथ साथ सूखा की भी बढ़ रही है बारंबारता, वर्षा की कमी हो रही है, जंगलों को हम काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं, उनको खेतों में डेवलप करते जा रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। लालचवश हम उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में जंगलों को काटते जा रहे हैं। चारों तरफ कंक्रीट के जंगल, कंक्रीट के फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं। आप हरियाणा में देखेंगे तो चारों तरफ पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, चारों तरफ आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं। गुड़गांव में देखेंगे बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं। वहां के पशु पक्षी, जीव जंतु सब नष्ट हो रहे हैं। तो इसका साइड इफेक्ट अब आपको दिखने लगा है। तो यह जो है जैसे इसमें देखा जा सकता है किसको कितना नुकसान हो सकता है। जैसे कनाडा को 6.9 2050 तक जीडीपी में, फ्रांस को 10%, हमारे भारत को 27%। इसी तरह से सबसे ज्यादा फिलीपींस प्रभावित होगा। बाढ़ आएगी, समुद्र के तल जो है बढ़ेंगे, बहुत सारे आइलैंड डूब जाएंगे। तो यह जो है इसमें पॉइंट दिया गया है। और कितना नुकसान होगा, G7 देशों को भी 8.5% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में ऑक्सफैम ने G7 नेताओं से आग्रह किया है कि कार्बन इमिशन पर जितनी जल्दी हो सके कटौती की जाए। यह जो है जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा होगा। अभी जो है रिसेंट स्टडी आई है वर्ल्ड बैंक की कि 2030 तक करीब 13.2 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी का सामना करने को मजबूर हो जाएंगे। यानी अनदर 132 मिलियन पीपल विल बी फोर्स्ड टू फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो यह जो है सब इसके साइड इफेक्ट होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। बात करेंगे वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी जी। यह पहली महिला थी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली। हाँ, तो इनको दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला वाइस चांसलर बनाया गया है। यह जो है इंडिया फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडलिस्ट कर्णम मल्लेश्वरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में खेल के क्षेत्र में ग्रेजुएशन, पीजी यह सब डिग्रियां दी जाएंगी। तो हरियाणा के यमुनानगर में रहने वाली मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था। 1994 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न, यह सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है खेल जगत का। और 1999 में इन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। और अभी एफसीआई में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में यह कार्यरत हैं। वेटलिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी द आयरन लेडी के नाम से भी मशहूर हैं। ये बहुत कमजोर हुआ करती थी, 12 साल की अवस्था से ही फिर यह इस क्षेत्र में आई। अपने भाइयों बहनों में सबसे कमजोर हुआ करती थी। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वेट लिफ्टर बनेंगी। और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में इनका जन्म हुआ था 1975 में, 1975 में। ये सब इनके आंकड़े हैं। अब बढ़ते हैं बुक्स एंड अवार्ड्स में दोस्तों। फार्मर केरला हेल्थ मिनिस्टर शैलजा गेट्स प्रेस्टिजियस यूरोपियन अवार्ड। दोस्तों यह केरला की हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं के शैलजा को प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से नवाजा गया है। इन्होंने महामारी के दौरान चाहे
वह निपा वायरस आया हो, चाहे अभी जो है कोविड-19, इसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यही कारण है कि इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 30वें ग्रेजुएशन समारोह के दौरान इस पुरस्कार की घोषणा की गई। तो इस तरह से द सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1991 बाय हंगेरियन बॉर्न पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ही इसकी स्थापना, उन्हीं के दृष्टिकोण के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। तो एयरटेल अनाउंसेस पार्टनरशिप विद टाटा ग्रुप फॉर 5G नेटवर्क सॉल्यूशन, यानी 5G नेटवर्क समाधान के लिए टाटा समूह यानी टीसीएस के साथ एयरटेल ने समझौता किया है, हाथ मिला लिया है। टीसीएस ने ORAN तकनीक पर आधारित रेडियो NSA ऐसे कोर विकसित किया है जिसे कंपनी 2022 से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराएगी। तो इस तरह से एज इज डन विथ मोस्ट नेटवर्क टेक्नोलॉजी, द न्यू टेक्नोलॉजी विल फर्स्ट बी रन एज ए पायलट प्रोजेक्ट। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हेल्प इन bringing end-to-end solution for both 3GPP and ORAN standard। तो यह पूरा जो है सॉल्यूशन लाने में मदद करेगी एयरटेल का। मोस्ट टेलीकॉम establish their network through the technology of other hardware and technology companies like Jio has joined hand with Samsung, Ericsson and Nokia for its 5G trial। हालांकि जियो कह रहा है कि हम खुद अपनी तकनीक लाने की बात कर रहा है। तो पिछले हफ्ते एयरटेल ने गुरुग्राम से इसको शुरू कर दिया था और एयरटेल की 5G जो नेटवर्क की मैक्सिमम स्पीड 1 Gbps है, जिस साइट पर फिलहाल ट्रायल चल रहा है 3500 MHz यानी मेगाहर्ट्ज बैंड पर कार्य कर रही है। तो इस तरह से यह इस साल की शुरुआत में एयरटेल ने 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में लिबरलाइज स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हुए 5G का डिमॉन्स्ट्रेशंस किया है। हालांकि इस टेस्टिंग को कंपनी इरेक्सन की साझेदारी से शुरू किया था, अब तो टीसीएस के साथ इसका समझौता हो गया है। अब इन कंपनियों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। टीसीएस, इसके राजेश गोपीनाथ हैं सीईओ। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये टाटा ग्रुप का ही है। और टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में हुई थी और जमशेदजी टाटा इसके फाउंडर थे। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और वर्तमान में चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है, ये ध्यान रखेंगे। और भारतीय एयरटेल 1995 में हुई थी। सुनील भारती मित्तल है, हेडक्वार्टर नेल्सन मंडेला रोड पे है नई दिल्ली। चेयरमैन सुनील भारती ही हैं और सीईओ गोपाल विट्ठल हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। इंडियन गोल्फर अनिर्बान लाहिरी chosen to represent at टोक्यो ओलंपिक गेम्स। तो भारतीय गोल्फर अनिर्बान लाहिरी को टोक्यो ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व के लिए चुन लिया गया है, क्वालिफाई कर चुके हैं। अभी मंगलवार को ही यानी कल जारी रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ पायदान पर थे, यानी उन्हें अंतिम 60 ओलंपिक कोटा हासिल करने का 60वां मिल गया है। इंडिया डिजर्व्ड ए स्पॉट एंड 33-year-old लाहिरी वाज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट इन द लेटेस्ट वर्ल्ड गोल्फ रैंकिंग एट 340। इनका 340वें स्थान पर है, लेकिन भारतीयों में पहले स्थान पर हैं। और पिछली बार जो है फिर पिछली बार वाले भी रियो ओलंपिक यानी 1904 के बाद रियो ओलंपिक में गोल्फ के खिलाड़ी हमारे देश के पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें भारत की तरफ से अनिर्बान लाहिरी और SSP चौरसिया ने पार्टिसिपेट किया था। महिला गोल्फर अदिति अशोक भी क्वालिफाई करने की कतार में है। अभी 29 जून को महिला गोल्फ की रैंकिंग जारी की जाएगी, ये भी फैक्ट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। आज हमने 2 दिवस लिया है। पहला यूएन पब्लिक सर्विस डे है, यानी 23 जून को ही यह मनाया जाता है हर साल। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और 2003 के रेजोल्यूशन में जो है इसे नामित किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। और इस दिन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रम संबंधों पर कन्वेंशन 1978 को अपनाया था। और यही कारण है कि इस बार का जो उपलक्ष्य कहाँ हो रहा है, ये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के सहयोग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। भविष्य की लोक सेवा का नवाचार, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तक पहुंचने के लिए नए युग के लिए नई सरकारी मॉडल के विषय के तहत यह आयोजन किया जा रहा है कार्यक्रम का। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों
तक पहुंचा जा सके, इसलिए इस दिवस को मनाया जा रहा है। अब आज ही इंटरनेशनल ओलंपिक डे है दोस्तों। आज ही के दिन याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, तो उसी की वजह से ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 1948 को मनाया गया था पहली बार, जिसमें पुर्तगाल, यूनान, ऑस्ट्रिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इन सब देशों ने भाग लिया था। और इस बार का थीम है स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विथ ओलंपिक डे वर्कआउट। और इसकी स्थापना मैंने बता ही दिया, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड, इसके थॉमस बाक इसके प्रेसिडेंट हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। पहली ही खबर में हमने जो टाइगर रिजर्व के बारे में बात की थी, तो हमने यहाँ पर पूरी लिस्ट दे दी है। टोटल अब 52 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। इसको जरूर देखिए, जैसे बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कार्बेट टाइगर रिजर्व, कान्हा मध्य प्रदेश है, मानस असम है, मेलघाट महाराष्ट्र है, पलामू झारखंड है, रणथंभौर राजस्थान है, सिमलीपाल उड़ीसा है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, पेरियार हाथियों के लिए केरल में है टाइगर रिजर्व, इसे भी घोषित किया गया। सरिस्का राजस्थान, जैसा कि राजस्थान मैंने बताया 4 हो गए हैं। इसी तरह से जो 51वां तमिलनाडु का बना है, तो इस तरह से तमिलनाडु में 5 हो गए हैं। तो इसमें से लिस्ट निकालकर आप लोग बताइएगा कि सबसे ज्यादा किस राज्य में टाइगर रिजर्व है। तो आज तक का हमने इसको अपडेट कर दिया है, इसे जरूर मैप में देख करके याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं संदीप कुमार, अनुधामा, रुपिंदर कौर, एकता, श्रवण खालिंग, देवरनाथ मजुमदार, सुभाष रानी, अंकिता राठौर, ज्योति गर्ग, विनोद जायसवाल, हरिकेत सिंह, अजय सिंह, गौरव सिंह, आकाश वरुण, मोहम्मद हसन, आयशा रहमान, साई तेजा दुग्गी, नीतीश, विवेक यादव, आर्ची तिवारी, अंकित, तोहफा शबा तस्कीन, नाइम अंसारी, सूरज उपाध्याय। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। 2 लोगों ने प्रश्न किया है। सुभाष रानी ने गुरुकुल में वुमेन एजुकेशन के बारे में बताएं, और ज्योति गर्ग का प्रश्न है कि वह जो चोटी है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर तो लोग जा सकते हैं, यहां पर क्यों नहीं जाया जा सकता है, इसमें क्या ऐसी क्या वो है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसी तरह की अपने भारत में भी एक चोटी है, याद हो तो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। हाँ, काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है, माउंट राकापोशी याद रखना। तो माउंट राकापोशी विच हाइट इज 7788 मीटर, तो इट इज स्टीपेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी खड़े ढाल वाली एकदम 90 समकोण पर है। यही कारण है कि इस पर चढ़ने में कठिनाई होती है। हालांकि इस पर 1-2 लोग चढ़ चुके हैं, यहाँ जो रिसर्चर्स हैं वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यह जो कह सकते हैं कि भूटान की चोटी है, उस पर अभी तक नहीं चढ़ा गया है, क्योंकि वह एकदम खड़े ढाल वाली चोटी है, एकदम जो है समकोण पर है। यही कारण है कि उस पर चढ़ने में आसानी से उस पर नहीं चढ़ा जा सकता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग अभी वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। और सुभाष रानी जी का क्वेश्चन है कि गुरुकुल में महिलाओं की, तो अगर प्राचीन काल में बात किया, गुरुकुल का मतलब क्या है? गुरुकुल, कुल मतलब परिवार, यानी गुरु के परिवार में स्टूडेंट रहकर स्टडी करते थे। वैदिक पीरियड में आप देखते थे जैसे कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए शुरू की 3 जातियों, हालांकि उसमें स्त्रियों का प्रवेश नहीं था। बच्चे जा करके, चूंकि तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे सब उन्हीं के यहाँ जा करके पढ़ते थे, तो जंगलों में वहाँ उन्हीं के एक तरह से परिवार की तरह रहकर पढ़ते थे। तो आज अगर वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो अब लड़का लड़की एक साथ एजुकेशन ले रहे हैं, और पढ़ाई मतलब एक कह सकते हैं कि इसको 18वीं यानी अंग्रेजों के बाद से ही यह कई आंदोलन चलाए गए महिलाओं की शिक्षा के लिए। करवे साहब, बहुत सारे लोगों ने, वह चाहे जितने भी महान विभूतियां रही हैं, सब लोगों ने महिलाओं की शिक्षा, दयानंद सरस्वती से लेकर बहुत सारे लोगों ने, सब ने जो है बात उठाई थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गुरुकुल, अगर प्राचीन काल, हालांकि प्राचीन काल में भी गार्गी, अपाला, घोषा, यह सब महान विदुषियां हुआ करती थी, लेकिन जो है गुरुकुल में उस समय महिलाएं नहीं प्रवेश, वर्जित मतलब प्रवेश नहीं था। उसके साथ जैसे वर्ण व्यवस्था में था, तो शुरू के 3 जातियां थी, उनका प्रवेश था, लेकिन शूद्र जातियों का नहीं था। फिर बाद में बौद्ध धर्म आया, उन्होंने कहा सभी के लिए
हालांकि उन्होंने महिला शिक्षा के लिए भी बात कर दी। अब बढ़ते हैं आप लोगों के प्रश्न। आज आप लोगों का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला, रिसेंटली द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज डिक्लेयर रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। इन विच स्टेट इज द दिस टाइगर रिजर्व लोकेटेड? उड़ीसा, राजस्थान, यूपी एंड केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट वाज रिसेंटली प्लांटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? उड़ीसा, राजस्थान, असम एंड केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which country has India recently signed a memorandum of understanding for cooperation in agriculture and allied sector? Japan, Fiji, China and South Korea. Next question है, who has been appointed as the first vice chancellor of Delhi Sports University? Karnam Malleshwari, Abhinav Bindra, Kapil Dev, PT Usha. And next question है, which Indian woman has recently been awarded the prestigious Central European University Open Society Award for commitment to पब्लिक हेल्थ केयर? तो यह के शैलजा, सुनीता नारायण, उमा भारती, ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एयरटेल हैज अनाउंस पार्टनरशिप विथ विच ग्रुप ऑफ 5G नेटवर्क सॉल्यूशन? वोडाफोन ग्रुप, टाटा ग्रुप, रिलायंस या नन ऑफ दीज? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सिचुएटेड? लुसाने, बर्लिन, ज्यूरिख, लंदन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिर्बान लाहिड़ी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जिन्हें ओलंपिक में मिल गया है जगह, गोल्फ, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड? 20 जून, 21, 22 या 23? एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 51वां टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? कौन है निम्नलिखित में से कौन भारत का 51वां? देखिए दोस्तों, इसमें 49, 50, 51, 52 यह क्रम से हैं, इसको लगा के बताइएगा। हाँ, तो इसमें कौन सा 51वां है आपको बताना है, 51st। तो इस तरह से आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।